मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, वो है मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। फैक्टर्स अफेक्टिंग मोलर कंडक्टिविटी, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो मोलर कंडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंडक्टेंस का मतलब मैंने बताया तुम लोगों को, कंडक्टर होता है यानी कि जो सॉरी टेंडेंसी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टेंस का मतलब। और इसमें जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, जब सॉल्यूशन में, जब पानी में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करते हैं तो अपने ऑपोजिट चार्ज पे टूटते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो करंट है उसके अंदर से आसानी से फ्लो करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो कंडक्टर होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी कि इसके अंदर से करंट फ्लो कर सकता है। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपन मोलरिटी। और यहाँ पे कप्पा जो है आपका कांस्टेंट है, कप्पा यहाँ पे कांस्टेंट है। डाउट क्या है? मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी, यानी कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन, ये ध्यान रखना सब लोग। अब यहाँ पे देखो सब लोग, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, यहाँ पे चेंज होगी। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हमारे पास एक सोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे 50 ml सोल्यूशन है इस बीकर के अंदर मान लो। ठीक है, और यहाँ पे 100 ml है और यहाँ पे 200 ml है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स हमने फिक्स कर दिए। याद रखना, हम नंबर ऑफ मोल्स को फिक्स कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर हम फिक्स करेंगे तो आयंस भी इसमें फिक्स होंगे, यानी कि इसमें वॉल्यूम क्या होगा, वेरिएबल होगा। वॉल्यूम क्या होगा इसमें, वेरिएबल। ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम में अगर चेंज लाता हूँ, ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम में चेंज लाऊंगा तो उस केस में क्या होगा बताओ, मोलरिटी में चेंज आएगा। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ते तुम लोग बताओ। मोलरिटी इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मोल्स को मैं फिक्स कर रहा हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हो रहे हैं, यानी कि मोलरिटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशन आएगा अपना, इनवर्स। यानी कि वॉल्यूम बढ़ाओगे, अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो उसके से मोलरिटी डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम बढ़ा रहे तो मोलरिटी क्या होगा यहाँ पे, डिक्रीज। यानी कि अगर इसको अगर हम चेंज करें तो मोलरिटी में चेंज आएगा। तो बताओ, ये 50 ml है, यहाँ पे 100 ml है, यहाँ पे 200 ml है, तो इससे क्या होगा कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाओगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स के वो सेम होंगे, बट जो आयंस होंगे वो थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ाने पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ाने पे जो आयंस है एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं वॉल्यूम बढ़ाने पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो इन दैट केस मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। देखो, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इनके बीच में लगने वाला जो इंटरआयनिक फोर्स है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि इंटरआयनिक जो डिस्टेंस है अगर वो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो डिक्रीज करेगा, यानी कि आयनिक मोबिलिटी क्या होगी इसमें, इंक्रीज, यानी कि आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं। और इसको बोलते हैं आयनिक इंटरफेरेंस। आयनिक इंटरफेरेंस मतलब जो बाधा होती है, जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो कम होगा, क्योंकि आयंस इजीली मूव कर रहे हैं, यानी कि रेजिस्टेंस कम होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं मोलरिटी क्या होगी इसमें, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो जब भी मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं तो उसमें हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को फिक्स करते हैं, यानी कि आयंस फिक्स होते हैं, बस उसमें वॉल्यूम क्या होता है, वेरिएबल होता है। आया सबको सही में? तो यानी कि मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख लो, एक चीज और लिख लो कि वॉल्यूम बढ़ने पे इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ेगा, इंटर आयनिक फोर्स डिक्रीज करेगा, आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी, आयनिक इंटरफेरेंस डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्लियर है? चलो जल्दी से रिप्लाई करो फास्ट। नेक्स्ट, ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं ऑन मोलर और ऑन मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, टेम्परेचर मोलर कंडक्टिविटी रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट। जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, इंटर आयनिक डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, आयंस जो है एक दूसरे से दूर होंगे,
इंटर आयनिक फोर्स डिक्रीज करेगा, आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज करेगी तो आयंस इजीली मूव करेंगे, यानी कि जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा वहाँ पे आयनिक इंटरफेरेंस वो डिक्रीज करेगा, यानी कि रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि मोलर कंडक्टिविटी कौन सा फैक्टर जो है अफेक्ट करता है, वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर डिक्रीज या इंक्रीज करने पे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, ये ठीक है, अपने लिए इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है अपना। ठीक है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। जब हम लोग पानी ऐड करेंगे, पानी ऐड करने से मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? वैसे इसमें लिखा है मैंने, मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, यानी कि पानी ऐड करोगे तो उस केस में मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ेगी। कैसे देखो, अभी जस्ट तुम लोग को एक फॉर्मूला बताया मैंने, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये है, मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन, एंड मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डाइल्यूशन यानी कि एडिशन ऑफ वाटर। इससे अपना पूरा काम चल जाएगा। देखो, अगर हम पानी ऐड करेंगे ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन होने से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, देखो, क्योंकि अगर तुम वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, मतलब डाइल्यूशन बढ़ाओगे, तो उस केस में वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलरिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन जो है डिक्रीज करेगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा यानी कि मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। ठीक है, यानी कि आयनिक इंटर आयनिक डिस्टेंस इंक्रीज, आयनिक इंटर आयनिक फोर्स डिक्रीज करेगा, आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, आयनिक इंटरफेरेंस डिक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज, कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इसमें इंक्रीज करेगी। ये इतना पार्ट है इसमें ऑन डाइल्यूशन। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है, अभी हम दो केस उठाएंगे यहाँ पे, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट इसमें हमें ये चेक करना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है, डाइल्यूशन होने पे कि कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करेगी। ठीक है, किसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, किसके किस में मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, किसके इसमें कम होगी, वो भी चेक करेंगे हम। ठीक है, तो समझो इसको। अभी मैं तुम लोगों को बता दूं, ये अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ये एग्जाम में कुछ लिख के नहीं आना है, जो एग्जाम में लिख के आना है वो बताऊंगा। अभी तुम लोगों को बस अंडरस्टैंडिंग बिठानी है इसमें। बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन से पहले पहले हमारे पास एक कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। ठीक है, या 1 मोलर ले लो, 2 मोलर ले लो, कोई एक कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है। तो बताओ नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, कंप्लीटली आयनाइज्ड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर पानी को, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालोगे तो कंप्लीट टूटेगा, 100% टूटेगा, यानी कि उसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 100% यानी कि 1। तो बताओ भाई, डाइल्यूशन करने से पहले क्या होगा कि जब हमने इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया, तो उस केस में उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि आयंस पास पास आएंगे, तो यानी कि इंटर आयनिक फोर्स बढ़ेगा, आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज करेगी, आयंस इजीली मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि पास पास होंगे वो। ठीक है, यानी कि आयनिक इंटरफेरेंस जो होगा आपका वो इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। बट पानी ऐड करने पे क्या होगा, पानी ऐड करने पे जो कॉन्सेंट्रेशन जो हमें पहले गिवन था वो डिक्रीज करेगा पहले के मुकाबले, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। नंबर ऑफ आयंस तो वही है, कंप्लीटली आयनाइज्ड है, 100% टूट रहे हैं। ठीक है, तो इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, आयनिक इंटरफेरेंस सॉरी इंटर आयनिक फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा, आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज, आयनिक इंटरफेरेंस डिक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये मेरा तरीका है समझाने का। बट पानी कितना ऐड करें, क्योंकि पानी ऐड करने के बाद मोलर कंडक्टिविटी तो इंक्रीज कर रही है यहाँ पे। ठीक है, बट उसके बाद क्या होगा, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, कि हमने इतना ज्यादा पानी ऐड कर दिया है कि वॉल्यूम टेंड्स टू क्या हो गया, इन्फिनाइट। अगर वॉल्यूम टेंड्स टू इन्फिनाइट होगा तो कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू क्या होगा, जीरो, है ना। देखो, देखो मोलरिटी इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम को अगर मैं इन्फिनाइट मान के चलूं तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है ना। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। यानी कि मैं अगर बोलो टेंड्स टू इन्फिनिटी है, यानी कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो, यानी कि जीरो नहीं हो रहा एग्जैक्टली, टेंड्स टू जीरो, मतलब उसकी तरह अप्रोच कर रहा है। नंबर ऑफ आयंस कंप्लीटली आयनाइज्ड है, अल्फा की वैल्यू 100% अभी भी है, बरकरार है वही। इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि तुमने इतना सारा पानी ऐड कर दिया है, जिसके कारण जो आयंस होंगे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा दूर, यानी कि मैक्सिमम तक पहुंच जाएंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद ऐसा होगा कि उनके बीच में कभी भी, मतलब उनके बीच में जो लगने वाला इंटर आयनिक फोर्स है वो बिल्कुल लगेगा नहीं, अब जीरो हो जाएगा। कि अब उनके बीच में
कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है, कट ऑफ हो चुके हैं एक दूसरे सब के सब, यानी कि आयनिक मोबिलिटी उनकी मैक्सिमम होगी। आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, यानी कि उनकी मोबिलिटी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगी। अब बताओ वहां पे तो कोई हर्डल्स नहीं है, यानी कि वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो वो भी जीरो हो गया, रेजिस्टेंस जीरो हो गया। कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या निकल के आएगी? मैक्सिमम। अगर ये मैं बोल रहा हूँ कि मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मैक्सिमम, इसका मतलब क्या है कि मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है फॉर पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट, पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या होगी? फिक्स्ड। क्या होगी? फिक्स्ड। क्योंकि अब तुम कितना भी पानी ऐड कर लो कि मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच चुका है। देखो जब तक तुम पानी ऐड कर रहे थे तो कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ती जा रही थी, बट हमने क्या किया, मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू को फिक्स करने के लिए हमने क्या किया? इन्फिनिट डाइल्यूशन यूज किया। एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? मैं बोलूंगा एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं इन्फिनिटी या नॉट लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, और इसको हम डिफाइन करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, हम मोलर कंडक्टिविटी ये डिफाइन करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए याद रखना, इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू क्या होता है? जीरो होता है हमेशा, याद रखना। इसका मतलब ये हो गया एट इन्फिनिट डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो, द मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि ये अपने लिमिट तक पहुंच चुका है, उसके बाद तुम देखोगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, चाहे तुम कितना भी पानी ऐड कर लो, अब इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल KCl है, KCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसकी मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू देखो, हर वॉल्यूम में जब जैसे पानी हम लोग जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे तो उसकी वैल्यू देखो यहाँ पे वेरी करती जाएगी। 5 ml में इसकी वैल्यू कितनी है? 2.5। 20 ml में मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू कितनी है? 3.5। 50 ml पानी और ऐड किया, वॉल्यूम बढ़ाया तो 4.6। फिर तुमने और डाइल्यूशन किया 60 ml, 70 ml, 80 ml, अब इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वैल्यू क्या हो चुका है? फिक्स्ड। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जो 50 ml इसका क्या है? ये इन्फिनिट डाइल्यूशन है इसके लिए। इसके बाद तुम कितना भी पानी ऐड कर लो, अब इसकी मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा कुछ। इसमें ये सारी चीजें तो ठीक है, बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है जो तुम लोग को बताया मैंने अभी। क्या सबको यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, अब इस चीज को समझाने के लिए हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है हमारे पास, तो इसको हम क्या नाम देते हैं ग्राफ को? डी वाई हक्कल ओन सैगर, यानी कि एक हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं डी वाई हक्कल ओन सैगर नाम देते हैं हम इसको। ये स्लोप का फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, और इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम डिफाइन करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है लैम्डा एम वर्सेस अंडर रूट सी, इनके बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बताओ लैम्डा एम को हम लोग वाई लेट कर सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पे ये माइनस है, और यहाँ पे बी को हम कांस्टेंट मान रहे हैं, यहाँ पे आपका एम है, ठीक है, ये स्लोप है, और यहाँ पे अंडर रूट क्या है आपका? अंडर रूट सी को हम एक्स लेट कर रहे हैं, और ये लैम्डा नॉट एम, ये तो वैल्यू फिक्स्ड होती है, ये तो फिक्स होती है, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। जो फिक्स वैल्यू होती है वो तो इंटरसेप्ट होती है, इसकी वैल्यू तो फिक्स्ड होगी अपनी, ठीक है। तो बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू है वो इंटरसेप्ट है, यानी कि सी है, क्या इसको लैम्डा नॉट एम बोल सकता हूँ मैं? है ना? ये देखो ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक लैम्डा नॉट एम है, ये अंडर रूट सी है, और देखो नेगेटिव स्लोप है, तो ये नीचे की तरफ जाएगा ऐसे, बट मैं इसको ऐसे लिखाऊंगा। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, जब लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो हम लोग एक एक डॉट को चेक करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे इस ग्राफ को समझना। देखो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ से
ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो पहले एक पॉइंट दिखा हमने, ठीक है। तो देखो ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसके लिए करस्पॉन्डिंग मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है। तुमने जैसे पानी ऐड किया तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, देखो कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, इसके लिए मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू ये आ रही है। उसके बाद तुमने पानी और ऐड किया, कॉन्सेंट्रेशन और कम हुआ, देखो मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू बढ़ रही है। फिर तुमने और क्या किया, पानी ऐड किया, मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू बढ़ रही है। इसके देखो फर्दर पानी और ऐड किया और बढ़ रही है, ठीक है। यानी कि इन पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया, स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया। अब बताओ, यहाँ पे आके ये ग्राफ रुक गया, ठीक है। ग्राफ रुकने के बाद हम लोग क्या मान के चलेंगे कि भाई यहाँ पे ये ग्राफ यहाँ पे आके रुक गया, मतलब यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। ये मतलब हम बोल सकते हैं वैल्यू फिक्स हो गई है, वैल्यू यहाँ पे फिक्स हो गई है। और यहाँ पे इसको मैं क्या करूंगा, मुझे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से मैं एक्स्ट्रापुलेट करूंगा, बैक एक्स्ट्रापुलेशन करूंगा। एक्स्ट्रापुलेट करने से क्या होगा, एक्स्ट्रापुलेट करने से हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। और मैंने देखो यहाँ पे, देखो ये पॉइंट यहाँ तक पहुंचा नहीं है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन जीरो नहीं हुआ है, एग्जैक्ट टेंड्स टू जीरो। देखो टेंड्स टू जीरो करेंगे तो उस केस में हमें पता है कि इसकी वैल्यू यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिलेगी। इसको बोलते हैं, इस लैम्डा एम को हम बोलते हैं लैम्डा नॉट एम, और इसको नाम दिया गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। अंडर रूट सी है, टेंड्स टू जीरो, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू क्या होगा, लैम्डा नॉट एम। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तुम्हें ग्राफ गिवन होगा स्ट्रेट लाइन के लिए, तो तुमसे पूछा है कौन सा टाइप का ग्राफ है, तुम बोलोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ नहीं है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और ये इक्वेशन किसके लिए डिफाइन की गई है, ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसको लिख लेना। तो इसमें क्या लिखा है, वी कैन डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बाय एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है। यानी कि एक्स्ट्रापोलेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, वो भी फिक्स वैल्यू। इसको बोलते हैं डी बाय हक्केल ऑन सैगर इक्वेशन, ठीक है। इसको लेके डन करो फास्ट सब लोग। भाई सबके रिप्लाई आने चाहिए यहाँ पे, ये सोनो में रिप्लाई करो सब लोग, क्लियर है सबको, और डन कर लो। ये केवल जो ग्राफ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसी के लिए नहीं है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की। ये मेन पॉइंट है, याद रखना जो तो को बताया मैंने अभी, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं हम बिफोर डाइल्यूशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब हमारे पास ये एसिडिक एसिड है, और एसिडिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक एसिड होता है, ये पूरा टूटता नहीं है पानी में जाने के बाद। मान लो मैंने बोला कि भाई ये आपका 5% टूटा है, एसिडिक एसिड जो है 5% टूटा है, CaCO- और H+ के फॉर्म में, और 95% ये एजिटिक्स पड़ा हुआ है, सोल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है, ये टूटा नहीं है, यानी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है। तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ आयंस क्या है, पार्शियली आयनाइज्ड है, यानी कि 100% टूटे नहीं है, यानी कि अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 5% है। और यही बोल सकते हैं कि इंटर आयनिक डिस्टेंस कम होगा, क्योंकि पास पास होंगे आयंस, ठीक है। तो भाई बताओ, इंटर आयनिक फोर्स ज़्यादा होगा, आयनिक मोबिलिटी कम होगी, आपका आयनिक इंटरफेरेंस क्या होगा, ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, कंडक्टेंस कम, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि आयन ज़्यादा प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है अभी तक। बट जैसे ही पानी ऐड करोगे, पानी ऐड करने पे क्या होगा, जो भी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है उससे मोल उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, कम, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो हम बोल सकते हैं जो नंबर ऑफ आयन है वो इंक्रीज करेगा लगातार क्योंकि यहाँ पे 5% है, पानी ऐड करोगे तो 5 का क्या हो जाएगा, 6%, 7%, 8%, ऐसे करेंगे। तो जैसे जैसे पानी ऐड करते जाएंगे तो अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे, यानी कि इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इंटर आयनिक फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि आयंस बढ़ते जाएंगे पानी ऐड करने के साथ साथ में, ठीक है। आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी, आयनिक इंटरफेरेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा, मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, अगर वॉल्यूम को हम टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कॉन्सेंट्रेशन हमारे हिसाब से टेंड्स टू जीरो होना चाहिए, जबकि मैं यहाँ पे लिखा है बहुत, मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया है, क्रॉस इसलिए लगा है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाला जाता है,
ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कभी भी नहीं बोलते कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो। ठीक है, कभी भी नहीं बोलते, याद रखना। एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन में बोलूंगा, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन हम बोलेंगे नंबर ऑफ आयन जो है कंप्लीटली आयनाइज्ड है। आपका जो आयन से टूट गए पूरी तरह से 100% टूट गए, यानी कि अल्फा की वैल्यू 100% हो चुकी है। ठीक है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि जो इंटरआयनिक डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो गया। इंटरआयनिक फोर्स जीरो, आयनिक मोबिलिटी मैक्सिमम है। इंटरआयनिक फोर्स जीरो हो गया, सॉरी आयनिक इंटरफेरेंस जीरो हो गया, रेजिस्टेंस जीरो हो गया, कंडक्टेंस क्या हो गया, मैक्सिमम। और मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम हो गई है। बट यहाँ पे जो लैम्डा नॉट एम निकालेंगे हम लोग, ठीक है, वो किसके हेल्प से निकालेंगे, कोलराइसिस लॉ के हेल्प से। ठीक है, मेरी बात को समझना, यहाँ पे कभी भी टेंड्स टू जीरो नहीं हो सकता कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ग्राफ से पता लगेगा। देखो यहाँ पे देखो, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बट हुआ क्या कि भाई जो मोलर कंडक्टिविटी जो वैल्यू है, यानी कि जो ये आपका जो कर्व जा रहा है ऊपर, ये इसको मीट नहीं करेगा, इसके पैरेलल जा रहा है ऐसे। देखो ये वाई कोऑर्डिनेट को टच नहीं करने वाला, यानी कि ग्राफ को देख के हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, नहीं पता हमें एग्जैक्टली ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन नहीं निकाल सकते हम लोग, और इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। तो यहाँ पे लिखा है देखो, वी कैनॉट डिटरमाइन द lambda m ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय सीइंग द ग्राफ, बट इट कैन बी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ कोलराइसिस लॉ। कोलराइसिस लॉ की हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया तुम लोग को मैंने अभी, जो मैंने अभी बताया था डी वाई हक्कल ओन साइगर, जो ये जो इक्वेशन था वो केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था, और यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं है, ये केवल हम कोलराइसिस लॉ से हम इसको निकालेंगे। और ये टॉपिक अपने आप में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें आगे का न्यूमेरिकल क्लियर तभी होगा जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, जब तुम्हारे थ्योरी ठीक हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे अब हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में किसकी मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, देखो होता क्या है, जब हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। जब हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा की वैल्यू 100% होती है, यानी कि इसके आयन जो है 100% टूट जाते हैं। ठीक है, और एग्जांपल NaCl या KCl ले लो। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम एसिटिक एसिड ले रहे हैं, भाई अल्फा की वैल्यू मान लो 5% थी, बट जैसे जैसे पानी डालोगे तो अल्फा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100%। ठीक है, तो ऐसे मानते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जब हमने मोलर कंडक्टिविटी निकाली तो उसके लिए इतना वॉल्यूम लगा, मान लो 5 लीटर वाटर लगा, मतलब वॉल्यूम लगा। इतने वॉल्यूम में हमने देखा कि वॉल्यूम टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। ठीक है, इतना वॉल्यूम में। अब यहाँ पे ऐसे क्यों हुआ तो देखते हैं अभी। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हुआ कि भाई 5% से 100% तक पहुंचाने के लिए हमने पहले तो इसका वॉल्यूम बढ़ाया, पानी ऐड किया। ठीक है, तो 4 लीटर लगा मान लो इसका वॉल्यूम बढ़ाते बढ़ाते, यानी कि इसके अल्फा को 100% तक पहुंचाते पहुंचाते, क्योंकि इसमें अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी 100% है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, देखो फिर 4 लीटर तक हम लोग ने पहुंचा दिया। उसके बाद अभी जो आयंस है बेसिकली वो तो 100% टूटे हुए हैं। अभी आयंस अभी भी क्या दूर है, मतलब पास पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, अब ये बताओ इनके आयंस को दूर करने के लिए हमें और एक्स्ट्रा पानी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें आयंस पहले से ही 100% टूटे हुए हैं, बस इनके आयंस को दूर करने के लिए हम इतना एक्स्ट्रा पानी ऐड कर रहे हैं, यानी कि 5 लीटर पानी ऐड किया, बस दूर करने के लिए, ताकि इनका कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाए और वॉल्यूम टेंड्स टू जीरो, मतलब इन्फिनिटी, और हमें मैक्सिमम इसकी वैल्यू मिल सके। ठीक है, बट इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें पहले तो इनके अल्फा की वैल्यू को 100% बनाने के लिए हम इतना पानी ऐड कर रहे हैं, मान लो इतना ऐड करने के बाद ये आयन जो है पास पास में अभी भी हमने और पानी ऐड किया। ठीक है, ताकि आयंस इन्फिनाइट तक पहुंच जाए, इन्फिनाइट डिस्टेंस तक पहुंच जाए। ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ, एक टाइम ऐसा है कि इस ये जो इसकी वैल्यू इन्फिनाइट डिस्टेंस तक पहुंच चुकी है। ठीक है, सपोज मानते हैं, इसको मैं जीरो नहीं मानूंगा, ठीक है, इसको मैंने बाद में क्रॉस करा दिया था। तो देखो ऐसा मान के चलते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की केस में कि हमें कितना पानी लगा, 7 लीटर वाटर लगा, तब जाके क्या हुआ इसका जो वॉल्यूम है टेंस टू इन्फिनिटी हो गया। ठीक है,
और इस केस में कितना वॉल्यूम लगा, 5 लीटर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो वॉल्यूम है इस केस में ज़्यादा है, यानी कि डाइल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बताया था मैंने, मोलर कंडक्टिविटी। यही तो बताया था मैंने कि मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ेगा, जब डाइल्यूशन बढ़ेगा। ठीक है, तो बताओ किसमें पानी सबसे ज़्यादा ऐड किया हुआ है, सबसे ज़्यादा पानी ऐड किया गया है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू किससे ज़्यादा होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। सबको क्लियर है? क्या तुम लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो कि इसमें आयन जो है, केवल इसमें 100% पहले आयन्स थे, तो इनको दूर करने के लिए हमने इतना पानी ऐड किया पहले। इफ इसके लिए क्या हमने क्या किया, इसको पहले तो हमने अल्फा को 100% पहुंचाने के लिए पहले पानी ऐड किया, फिर इसका डिस्टेंस बढ़ाने के लिए हमने और पानी ऐड किया, तो इसमें ज़्यादा पानी ऐड किया गया। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अभी तुम लोग को बताता हूँ क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा। देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के इसमें आयन्स है, नंबर ऑफ आयन्स सेम है, डिस्टेंस बढ़ाना है बस। इसमें क्या बताओ, इसमें नंबर ऑफ आयन्स को बढ़ाना है और उसका डिस्टेंस भी बढ़ाना है, दोनों के लिए हमें ज़्यादा पानी खर्च करना पड़ेगा। तो ये अब देखो, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ग्राफ ये है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा देखो, ये तुम्हें ग्राफ गिवन एग्जाम में, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ दीज टू इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तुम्हें एक्स और वाई के बारे में बताना है, इनका नेचर क्या है। तो तुम बोलोगे कि भाई यहाँ पे तो तुम देख पा रहे हो कि स्ट्रेट है, यानी कि यहाँ पे तो हम डी बाई हक्कल्स ओन सैगर लगा सकते हैं इक्वेशन। ठीक है, इन दैट केस हम ये बोलेंगे कि आपका जो एक्स है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और इसमें तो अपना ग्राफ को देख के हम मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं, तो ये हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट, हाउ डू यू अकाउंट द इंक्रीज how do you account for the increase in molar conductivity for the electrolytes X and Y with dilution, है ना। तो बताओ डाइल्यूशन करने पे कैसे कैसे इलेक्ट्रोलाइट की स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए ये आपका कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो लिखा है इसमें, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एक्स इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, दिस इज बिकॉज इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन ऑल्दो द नंबर ऑफ आयन्स रिमेन द सेम। देखो तुम लोग को मैंने सब कुछ समझा दिया है। एज अ रिजल्ट ions move more freely and hence molar conductivity increases with dilution. अगर हम बात करें फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस शार्पली विद डाइल्यूशन। पर जैसे तुम पानी ऐड करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू इसकी क्या होगी, इंक्रीज करेगी जल्दी से, शार्प इंक्रीज करेगा। दिस इज बिकॉज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन रिजल्टिंग इन ग्रेटर नंबर ऑफ आयंस ऑन डाइल्यूशन, हेंस मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो इंक्रीज करना ही है, क्योंकि इसकी अल्फा की वैल्यू 1 तो नहीं है, 100% तो नहीं है, तो इसकी अल्फा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। गॉट इट। नेक्स्ट लिखा है, हाउ कैन यू डिटरमाइन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फॉर दिस इलेक्ट्रोलाइट्स। जस्ट अभी बताया मैंने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी किससे निकालेंगे हम लोग, बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग, यानी कि वहां पे इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, कौन सा इक्वेशन था आपका, डी वाई हक्कल ओन सैगर। नेक्स्ट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग यूज करेंगे कोलराइसिस लॉ का, वहां पे लिखवाया था मैंने अभी, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने। इसको डिटरमाइन करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कोलराइसिस लॉ। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम क्या करेंगे, वी कैन डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बाय एक्सट्रापोलेशन, यानी कि डी वाई हक्कल ऑन साइकिल इक्वेशन, ये करेंगे। इसमें से तो एक क्वेश्चन बनेगा जो तुम लोगों को मैंने बताया अभी। ठीक है, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, ऑन डाइल्यूशन यानी कि ऑन इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज हायर देन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्यों। ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताओ वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से क्यों ज्यादा है।
देखो क्या लिखा है, इनिशियली आयनेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी कि डिसोसिएशन इज वेरी लो, यानी कि अल्फा की वैल्यू तो 100% टूटेगी नहीं। ऑन डाइल्यूशन मोर नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस ड्यू टू विच इंक्रीज इन मोलर इंक्रीज ड्यू टू विच मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली, रैपिडली इंक्रीज करेगा। बट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नो फर्दर इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस, आयंस तो इंक्रीज नहीं करेंगे ऑन डाइल्यूशन। Dilution just increases the distance between the ions so that they can move freely. Hence, molar conductivity here increases, but not that much. एक तो ये हो गया स्टेटमेंट। सबको समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन क्या आएगा इस पर बेस देखो। अच्छे से समझना इसको। एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड। याद रखना तुम लोगों के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, define molar conductivity of substance and describe how for weak and strong electrolytes molar conductivity changes with concentration of solute। ये तुम लोग को आएगा एग्जाम में लिखने के लिए। तुम लोग को स्टेटमेंट मैंने दे दिया ऑलरेडी। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ये बढ़िया सा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। एक्स एंड वाई आर टू इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन डाइल्यूशन, ठीक है, ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एक्स इंक्रीजेस 2.5 टाइम्स while that of y increases 25 times. Which of the two is weak electrolyte and why? बताओ भाई, इसमें से कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक्स या वाई? जल्दी बताना सब लोग। एक्स एंड वाई टू इलेक्ट्रोलाइट्स है, डाइल्यूशन करने पे x increases 2.5 times and while that of y increases to 25 times 25 times. Which of the two electrolytes is a weak electrolyte? तो भाई यहाँ पे तुम देखोगे 2.5 टाइम्स यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू इंक्रीज कर रही है पानी ऐड करने पे, बट यहाँ पे 25 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, यानी कि इसमें पानी ज्यादा ऐड किया गया है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये आपका वाई है, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये वाई वाला, वाई वाला। क्लियर हो की बात? और स्टेटमेंट तुम लोग को ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है, तो तुम आंसर वो दोगे सबसे लास्ट में जो लिखा था मैंने हैंड रिटन में, ठीक है। और एक क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ मैं, तो लोग प्लीज इसको लिख लेना। ये इसमें असर्शन और स्टेटमेंट में आता है क्वेश्चन, असर्शन रीजन और स्टेटमेंट में। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखूंगा, पहले मैं इसको समझा दूं फिर तुम लोगों को सही में आ जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कप्पा। मैं तुम लोगों को याद होगा कल मैंने एक जगह तुम लोग को पढ़ाया था, कप्पा का मतलब समझाया था मैंने, अगर तुम लोगों को कुछ याद हो। क्या डिफाइन किया था हमने कप्पा?
कहा गया? एक कप्पा को हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, ये वाला है शायद से, हाँ ये देखो, कप्पा को मैंने डिफाइन किया था, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि 1 ml के अंदर, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, उसको हम, उस कंडक्टेंस को हम नाम देते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोलते हैं। तुम लोग को याद होगा, मैंने ये ड्रॉ करके दिखाया था प्लेट वगैरह। ठीक है, प्लीज इसको बहुत अच्छे से फोकस कर समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, कल इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लगा के बताया था। देखो ये 2 इलेक्ट्रोड है अपने, ये 2 इलेक्ट्रोड है, ये प्लेट्स होते हैं। ठीक है, इनका अगर मैं लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम कर दूं तो एक क्यूबिक फॉर्म में आ गया। यानी कि 2 इलेक्ट्रोड के बीच में जो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे, जितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। ठीक है, जो आयन जो कंडक्टेंस शो करेंगे, उसको हम बोलते हैं उसकी कंडक्टिविटी। देखो, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ml एक्वा सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसी को हम डिफाइन करते हैं कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है तुम लोगों से कि भाई ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखो अब, ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। देखो कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, कैसे? देखो, ये अपने पास क्या है? एक बीकर है, इसमें मान लो हमारे पास 1 ml है, 1 ml, यानी कि 2 प्लेट है, 2 प्लेट के बीच के नंबर ऑफ आयंस की बात कर रहे हैं, यानी कि इसमें 8 आयंस है 1 सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो भाई 8 आयंस प्रेजेंट है 1 ml, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में। जैसे मैंने डाइल्यूट किया सोल्यूशन को, यानी कि 1 ml ऐड कर दिया, तो बताओ, तो पहले 1 ml था, 1 ml और बढ़ा दिया, कितना हो गया? 2 ml। ठीक है, तो 2 ml में कितने आयंस होंगे अपने प्रेजेंट? 8 आयंस, यानी कि 2 ml में 8 आयंस प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे, यानी कि 1 ml में कितने आयंस प्रेजेंट है? 4 आयंस। यूनिटी मेथड लगा रहे हैं। फिर मैंने पानी और ऐड किया, तो यहाँ पे 2 ml और ऐड कर दिया मैंने, पहले 2 थे, अब 2 और ऐड कर दो, कितने हो गए? 4। 4 ml सोल्यूशन में कितने आयंस प्रेजेंट है? 8, यानी कि 1 ml में कितना आयंस प्रेजेंट है? 2 आयंस। यानी कि तुम लोग देख पा रहे हो कि हर 1 ml में जैसे जैसे पानी ऐड कर रहे हो, तो पर ml के हिसाब से नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, यानी कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, आया सबको सही में? तो 1 ml में 8 आयंस रखे, तो 1 ml और बढ़ा दिया, तो 2 ml में 8 आयंस है, तो 1 ml में कितने हो गए? 4। तुमने फिर 2 ml और ऐड कर दिए, यानी कि 4 ml हो गया। 4 ml में 8 आयंस है, तो 1 ml में कितने आयंस हो गए? 2 आयंस हो गए। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिफाइन कंडक्टिविटी फॉर द सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, व्हाई डज कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन? डाइल्यूशन करने पे जो कंडक्टिविटी है वो क्यों डिक्रीज करती है? ठीक है, तो उसका रीजन तुम लोग यहां से लिखोगे। यहाँ पे है लिखा हुआ, यार यहाँ पे था ना, अभी कंडक्टिविटी था यहाँ पे, पेज नंबर है यहाँ पे देखो, ये देखो, इस स्टेटमेंट को लिख लेना। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख लो, ऑन डाइल्यूशन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि पर ml डिक्रीजेस। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देयरफॉर द कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। काइंडली लिख लो जल्दी से इसको। कंडक्टिविटी को हम डिफाइन करते हैं, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ऑन डाइल्यूशन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट ml, पर यूनिट पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, डिक्रीज करेगा। क्लियर हो गया सबको? प्लीज इसको लिख लो। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे तुम लोगों को मैंने बताया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी तो हम निकाल नहीं सकते। ठीक है, ग्राफ को देख के,
बट हम लोग कोल्राइसिस लॉ के हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, बट साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी हम निकाल सकते हैं। बट हम लोग ग्राफ से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट की नहीं निकाल सकते। बट कोल्राइसिस लॉ की खासियत है कि हम लोग, हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो वीक इलेक्ट्रोलाइट ही इसके लिए, ठीक है, बट हम लोग साथ में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। और अभी मैं जो कोल्राइसिस लॉ बताऊंगा वो केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बताऊंगा। और याद रखना, मैं कोल्राइसिस लॉ में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकाल के दिखाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। अभी कोल्राइसिस लॉ हमें कैसे डिफाइन करेंगे इसको, देखो बहुत सिंपल है। कोल्राइसिस लॉ बोलता है एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। जब हम लोग इन्फिनाइट डाइल्यूशन तक हम लोग पहुंचाते हैं सॉल्यूशन को, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि हमें ओवरऑल जो इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो हमें मिल जाती है, यानी इसकी फिक्स वैल्यू मिलती है, मैक्सिमम वैल्यू। अब जो इलेक्ट्रोलाइट की जो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है ना, तो उसके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन किस किसका होता है, इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन कटायन और अनायन दोनों का आता है, ठीक है। बताओ, जैसे मैंने बोला कि पानी ऐड कर रहे हैं, पानी ऐड करने पे क्या हो रहा है कि दो ऑपोजिट चार्ज के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, बढ़ेगा। जब तक इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, जब तक इनके बीच का इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करता जाएगा, जब तब तक इनकी वैल्यू क्या होगी, वेरी करती जाएगी। बट एक टाइम ऐसा आएगा एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ये कटायन अनायन इतने दूर हो चुके होंगे एक दूसरे से कि इनके बीच में लगने वाला इंटरआयनिक फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब ये दोनों इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, यानी कि इसका अपना खुद का कंट्रीब्यूशन होगा कटायन का, इसका अपना खुद का कंट्रीब्यूशन होगा टूवर्ड्स इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि इसकी वैल्यू फिक्स हो गई, इसकी वैल्यू फिक्स हो गई, दोनों का ऐड किया तो जो इलेक्ट्रोलाइट निकल के आएगा मोलर कंडक्टिविटी में, उसकी वैल्यू क्या आएगी, फिक्स्ड आएगी। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन जो भी इलेक्ट्रोलाइट की हम कंडक्टिविटी निकालते हैं वो फिक्स निकालते हैं। ये तब पॉसिबल है जब हम इसको इन्फिनाइट डाइल्यूशन तक पहुंचाएंगे, और उसमें क्या होगा, कटायन और अनायन की जो वैल्यू है फिक्स्ड हो जाएगी। यानी कि ये दोनों इंडिविजुअली क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए। यानी कि कटायन और अनायन की वैल्यू को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट होता है बेसिकली, जिसमें कटायन अनायन दोनों होते हैं, देखो ये बंधे हुए हैं, तो इसको कैपिटल लैम्डा एम नॉट से हम डिनोट करते हैं। और जो कटायन और अनायन होते हैं बेसिकली जो आयंस के फॉर्म में होते हैं, इनको हम स्मॉल लैम्डा नॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मुझे NaCl का मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, 1 इंटू, क्योंकि यहाँ पे Na कितने हमारे पास एक है तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, इंटू स्मॉल लैम्डा, स्मॉल लैम्डा नॉट Na प्लस प्लस Cl कितने अपने पास एक है, 1 इंटू लैम्डा नॉट Cl माइनस। MgCl2 के लिए देख लो, बस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लैम्डा नॉट Mg2 प्लस लिख रहे हैं, यहाँ पे कितने Mg2 प्लस है हमारे पास एक, यहाँ पे कितने हमारे पास Cl माइनस 2, यानी 2 इंटू ये Al3 प्लस है, सॉरी AlCl3 है, तो हमारे पास Al प्लस कितने एक है और Cl माइनस कितने हमारे पास 3 है। Al2SO4 होल थ्राइस, यानी कि एल्यूमिनियम कितने अपने पास दो, Al3 प्लस हमारे पास 2 है, SO4 2 माइनस कितने हमारे पास 3 है, 3 इंटू लैम्डा नॉट SO4 2 माइनस। कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम कितने अपने पास 3, लैम्डा नॉट Ca2 प्लस, और फॉस्फेट आयन कितने 2, 2 इंटू लैम्डा नॉट PO4 3 माइनस ये। तो यानी कि एग्जाम में तुम लोगों को क्वेश्चन आएगा कि इसके लिए तुम लोगों को इसकी कंडक्टिविटी निकालनी, मोलर कंडक्टिविटी Al2SO4 होल थ्राइस की, तो तुम्हें इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू गिवन होगी, बस तुम लोगों को ये निकालना आना चाहिए, ये रिप्रेजेंटेशन तुम लोगों को लिखना आना चाहिए बस। कैसा, कोई यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से रिप्लाई करो फास्ट। इसकी डेफिनेशन में तुम लोगों को सेंड कर दूंगा कोल्राइसिस लॉ की। जल्दी सब लोग रिप्लाई करो। अब देखो यहाँ पे हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ कोल्राइसिस लॉ। तो पहला एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ एट इन्फिनिट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट,
यानी कि मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे एट इन्फिनिट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे। ट्रिक ये है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? एसिड, बेस और सॉल्ट। NaCl, HCl, NaOH, CHCO, Na, सोडियम एसीटेट, अमोनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ये सब क्या होते हैं आपके? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं आपके? जैसे एसिटिक एसिड हो गया, वाटर हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। हमें इनकी मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन करनी है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी हम डिटरमाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से कैसे करेंगे देखो। ये अपने पास है एसिटिक एसिड, इसको कैपिटल लैम्डा से रिप्रेजेंट करो, CaCOH। जिसको ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तुम लोग जानते हो ना, CaCOH को ब्रेक करो तो यहाँ से क्या मिलेगा? CH3CO-, और साथ में क्या मिलेगा? H+। ये तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 1 इंटू स्मॉल लेमडा नॉट CaCO- प्लस 1 इंटू स्मॉल लेमडा H+। ये ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास है अनायन और ये हमारे पास क्या है? कटायन, H+ है। अब हम क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से इसकी हम कंडक्टिविटी निकालेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। कैसे निकालेंगे? देखो, ये तुम लोग को दिख रहा है CaCO-, इसको मैच करो ऊपर वाले से। किससे मैच कर रहा है ये? इससे मैच कर रहा है क्या? तो इसको लिखो लैम्डा नॉट, कैपिटल लैम्डा लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसको मैच करो, देखो यहाँ पे मैच कर रहा है ये, तो इसको एज इट इज लिखो। यहाँ पे बताओ H+ है, H+ किससे मैच कर रहा है इनमें से? HCl से, तो यहाँ पे HCl लिखा। फिर माइनस लिखेंगे लैम्डा नॉट NaCl। माइनस क्यों लिखेंगे? देखो, हमें तो चाहिए इसकी कंडक्टिविटी, हमें इसकी कंडक्टिविटी चाहिए वैल्यू, और इसकी हमें कंडक्टिविटी चाहिए H+ की। तो देखो, एक तो हमें इसकी मिल गई, एक तो हमें H+ मिल गया। जो नहीं चाहिए हमें, उसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? डिस्कार्ड कर देंगे। तो Na और Cl नहीं चाहिए इसकी वैल्यू हमें, तो हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको माइनस कर दिया। जो हमें नहीं चाहिए तो उसको हमने माइनस कर दिया। ठीक है, जैसे Na और Cl नहीं चाहिए तो उसको माइनस कर दिया। देखो, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं हम। कैसे? देखो, यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, इसको जब मैं तोड़ूंगा पूरे को, इस सबको तोड़ो तो मुझे ये मिलेगा CaCO-, लैम्डा नॉट M, देखो स्मॉल लैम्डा लिख रहा हूँ, Na+, इसके लिए स्मॉल लैम्डा H+, स्मॉल लैम्डा Cl-। अब यहाँ पे माइनस लिखो, स्मॉल लैम्डा Na+, स्मॉल लैम्डा Cl-। तो Na+, कटेगा, Cl- कटेगा, क्या बचेगा बताओ? ये और ये दो चीज बचेगी बस, इनडायरेक्टली देखा जाए तो मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ। मैं मान लो इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 6 है, मतलब फिक्स वैल्यू बता रहा हूँ, इसकी वैल्यू 2 है। Cl- की वैल्यू मान लेते हैं हम लोग 3 है। ठीक है, बताओ Na+ की वैल्यू कितनी देखी हमने? 6, यहाँ पे 6 डालो। Cl- की वैल्यू कितनी देखी हमने अभी? 3, ये 3 डालो। बताओ, ये 3 और ये 3 कटा, 6 और 6 काटो, बचा क्या? 5 एंड 2। देखो, फिक्स वैल्यू मिल गई, यानी कि इसकी मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू कितनी है? 5, और इसकी कितनी है? 2 है। ये फिक्स वैल्यू होगी, बाकी जो वैल्यू नहीं चाहिए वो कट जाएगी। ऐसे करना होता है, इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। तो ट्रिक बताई तुम लोगों को मैंने, इसको मैच करो, मतलब इस वाले को इससे मैच करो। जैसे वाटर है, वाटर को ब्रेक करो, H+ और OH- में टूटेगा, और इनके तो एक ही हमारे पास आयंस प्रेजेंट है। H+ को मैच करो, HCl से मैच कर रहे हैं, OH- है, NaOH है। यहाँ पे जो नहीं चाहिए हमें, जो हमें चीज मिल चुकी है वो क्या है? H+ और OH-। जो नहीं चाहिए उसको माइनस कर दिया करो बस, यानी कि NaCl नहीं चाहिए तो माइनस कर दिया। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको ब्रेक करो, अमोनियम आयन प्लस OH- है, मैच करो। यहाँ पे OH- है, NaOH, माइनस करो, माइनस NaCl। क्या सबको यहाँ तक क्लियर है?
बाकी रिप्लाई करो सब लोग फास्ट। चलो वेरी गुड। एक तो ये देख लो तुम लोग, मान लो तुम्हें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तुम्हें एग्जाम में इसकी वैल्यू गिवन है, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू गिवन है एक्स, BaCl2 की वैल्यू गिवन है वाई, और अमोनियम क्लोराइड की वैल्यू गिवन है जेड, और तुम्हें चाहिए। ठीक है, तो इसको ब्रेक करो पहले। NH4 प्लस और OH माइनस के फॉर्म में ये मिला। NH4 प्लस को मैच करो इससे, जहाँ पे लिखा NH4Cl। OH माइनस कहाँ पे दिख रहा है ये, तो यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ये डाला। अब यहाँ पे जो नहीं चाहिए हमें वो है Cl, और हमें नहीं चाहिए बेरियम, तो इनको माइनस कर दिया, माइनस BaCl2, यानी कि माइनस हो गया। ठीक है, बट एक चीज का ध्यान रखना, हमें हमारे पास कितने अमोनियम आयन है, एक, और कितने OH माइनस है, एक। तो तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पे अमोनियम हमारे पास यहाँ पे कितना है, एक है। बट हाइड्रोक्साइड कितने हैं हमारे पास, दो। और क्लोराइड कितने हैं हमारे पास, दो, है ना। और Cl कितने हमारे पास यहाँ पे, एक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, यहाँ पे मुझे इस OH होल टू है ना, यहाँ पे अगर ये टू हो गया, मान लो यहाँ पे टू आ गया, क्योंकि यहाँ पे टू OH माइनस आ रहा है, यहाँ पे टू Cl माइनस आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं x/2 कर दूंगा, x/2, जिससे कि मुझे ये यहाँ से टू कट जाएगा, यानी कि टू OH माइनस है ना, तो मैं चाहता हूँ एक OH माइनस हो, तो यहाँ पे टू से डिवाइड कर दूंगा इसको। नेक्स्ट यहाँ पे Cl कितने हैं हमारे पास, दो, यहाँ पे दो है ना, तो यहाँ पे दो है, तो मुझे एक करना है, तो उसको डिवाइड करूंगा टू से, ऐसे। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, कोफिशिएंट के हिसाब से चलना है, क्योंकि यहाँ पे टू OH माइनस ऑलरेडी है, और यहाँ पे कितने, टू Cl माइनस है। बेरियम बेरियम तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। देख से जैसे हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये हमें निकालना है, हमें एक गिवन है, देखो ये सब, तो इसको लिख के रखो पहले, कोफिशिएंट मैच करना चाहिए एग्जैक्ट। तो बताओ Ba2 प्लस है, तो यहाँ से BaCl2 है। ठीक है, यहाँ पे OH माइनस है, तो यहाँ पे OH माइनस, यानी कि टू इंटू कर दो, यहाँ पे टू है ना, तो यहाँ पे टू इंटू कर दिया मैंने, इसको जानबूझ के टू इंटू कर दिया मैंने। और यहाँ पे देखो माइनस है, माइनस कर देंगे, जो नहीं चाहिए हमें वो क्या है, Cl, और यहाँ पे Na, तो यहाँ पे टू Na आ गया देखो, और यहाँ पे कितने Cl है, दो है, तो यहाँ पे टू इंटू NaCl। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी की बने, x, इसकी वैल्यू कितनी की बने, y, यानी कि 2y, और माइनस 2z। जी, और बाकी तुम लोग ये वाला ट्राई कर लेना, ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है, इसको ट्राई करके देखना। बोर्ड एग्जाम तक के लिए ये आएगा बस। देखो ये जो मैं तुम लोगों को बताया ना, बोर्ड एग्जाम के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बस, बाकी ये तुम्हारे कंपटीशन के लिए, जो अभी पेपर देने वाले हैं उनके लिए बस। जो देख रहे हैं अभी वो ये ना करें जो बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखो, सेकंड नंबर पे, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट Kc ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट। भाई इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला ये होता है, अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m। लैम्डा m तो हमें निकालना सीखा है, लैम्डा m कैसे सीखा हमने, लैम्डा m का फॉर्मूला होता है 0.2000 अपॉन मोलरिटी, और लैम्डा नॉट m जस्ट आज ही सीखा हमने अभी। ठीक है, जैसे तुम लोग को अभी निकालना सिखाया था मैंने, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, उस सारी वैल्यू सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। फिर इसके बाद डिसोसिएशन कांस्टेंट को Kc से डिनोट करते हैं। अगर मुझे एसिड के लिए निकालना है तो K, और बेस के लिए निकालना है तो Kb। C अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, C मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, मोलरिटी, अल्फा। ठीक है, यहाँ से जो अल्फा निकल के आएगा इसमें वैल्यू पुट कर देना, और यहाँ से निकाल लेना। उसके अलावा एक और एक चीज और पूछी जाती है फिर इसमें, पीके निकालो या पीके भी निकाल लो। के निकाला, तो के निकालने के बाद पीके निकालो, माइनस लॉग के। आई होप कि तुम लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी यहाँ पे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, तुम्हें अल्फा निकालना है, तुम्हें के निकालना है, और पीके निकालना है।
ठीक है, और तुम्हें क्वेश्चन में एग्जाम में गिवन है मोलरिटी, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन है और लैम्डा नॉट एम की वैल्यू गिवन है। तो क्या करेंगे, लैम्डा एम और लैम्डा नॉट एम से हम अल्फा निकाल लेंगे। पहले अल्फा निकल गया, फिर अल्फा निकालने के बाद कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है तो इसकी वैल्यू इधर पुट कर देंगे। यहाँ पे अल्फा जो भी निकल के आएगा सॉल्व करके यहाँ से के निकाल लोगे, फिर पी के निकल जाएगा आपका। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करते हैं अभी, एक दो क्वेश्चन करते ट्राई, सही में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस इसमें सोल्यूशन गिवन हो ना तो फटाफट हो जाएगा। जैसे इसको देखो, द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 कैपिटल एम अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज 3.6 इंटू 10⁻⁴ सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम आयन NOH माइनस आर। ये देखो, हमें लैम्डा नॉट एम की वैल्यू गिवन है और किसके लिए गिवन है, आयंस के लिए गिवन है। कैलकुलेट पहला मोलर कंडक्टेंस एट ऑफ द सॉल्यूशन। तुम्हें मोलर कंडक्टेंस निकालना है सॉल्यूशन का। कप्पा गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, छोटा लैम्डा ऑफ अमोनियम गिवन है, और यहाँ पे OH माइनस के लैम्डा एम गिवन है, लैम्डा नॉट एम, और कैपिटल लैम्डा नॉट एम की वैल्यू गिवन है हमें। ठीक है, यहाँ से निकाल लोगे ना। देखो, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, 53 प्लस 198 कर दो, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल लैम्डा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को सॉल्व करके। पहले क्वेश्चन में लिखा है मोलर कंडक्टेंस निकालना है, ये तो कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, तो यहाँ से मोलर कंडक्टेंस निकल गया। नेक्स्ट निकालना तुम्हें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए तुम्हें लैम्डा एम पता होना चाहिए और लैम्डा नॉट एम। लैम्डा एम तो यहाँ से निकल गया, और लैम्डा नॉट एम कैपिटल वाला वो यहाँ से जो भी निकल गया यहाँ पे पुट कर दिया। फिर निकालना डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बताओ भाई, के भी है, कॉन्सेंट्रेशन पता ही 0.1 है, अल्फा की वैल्यू जो निकल के आएगी वो यहाँ पुट कर देना, आंसर निकल गया। और उसके बाद पी के भी आ जाता पूछने के लिए, तो क्या लिखते हैं, माइनस लॉग के बी, तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं फिर। इसको लिख के डन करो फास्ट। देखो, ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आया था 2024 का। ठीक है, ये इसी टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों के एग्जाम में आएगा। अब मुझे बताओ, लिखा है असर्शन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, रीजन बोला गया ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। बताओ क्या सही है, असर्शन और रीजन दोनों सही है, या असर्शन सही है बट जो उसका रीजन है वो गलत है। असर्शन सही है, रीजन भी सही है बट उसका एक्सप्लेनेशन गलत है। बताओ,
स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टिविटी, सिंपल सी बात है। तो तुम लोग को मैंने पढ़ा दिया था, असर्शन इसका सही है क्योंकि डिक्रीज कर रहा है डाइल्यूशन से, और ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ये भी डिक्रीज कर रहा है, तो यानी कि दोनों चीज सही है, रीजन और असर्शन दोनों सही है। क्लियर हो गया सबको? रिप्लाई करो फास्ट। नेक्स्ट, द मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Ca2 प्लस एंड Cl माइनस आर, ये हमें वैल्यू गिवन है। द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2, ये तुम्हें निकालना है। वेरी गुड। CaCl2 का निकालना है, CaCl2 इसको ब्रेक करो। तुम ऐसे लिखोगे लैम्डा नॉट एम इक्वल्स टू, सॉरी CaCl, एक मिनट, लैम्डा नॉट CaCl2 इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट CaCl2 इक्वल्स टू 1 इंटू लैम्डा नॉट Ca2 प्लस 2 इंटू लैम्डा नॉट, स्मॉल लैम्डा लिखना है, Cl माइनस। देख लो, इसकी वैल्यू गिवन है Ca2 प्लस की, वो यहाँ पे पुट कर दो। इसकी वैल्यू गिवन है 76.3, यहाँ पुट करो, 2 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, और इसकी यूनिट यही होगी सेम, और मैच कर लेना इसमें से ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो, ये आईसी बोर्ड में आया था, 2024 का क्वेश्चन है, आईसी बोर्ड में, और में तो है ये क्वेश्चन, और में। वेरी गुड, डी ऑप्शन आ रहा है क्या? बाकी देख लेना, मुझे बताना। 0.05 capital M ammonium hydroxide solution offers the resistance of 30.8 ohms to a conductivity cell at 298 Kelvin. If the cell constant is itna and molar conductance of ammonium hydroxide at infinite dilution is ये, calculate the following: specific conductance, molar conductance या degree और degree of dissociation, ये निकालना है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कप्पा निकालना है। कप्पा निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था, L/A इक्वल्स टू कप्पा इंटू आर। तुम्हें रेजिस्टेंस गिवन है, कहा गया रेजिस्टेंस गिवन है 30.8, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें गिवन है, और तुम्हें देखो सेल कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, यानी कि सेल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस से तुम कप्पा निकाल लेना। फिर मोलर कंडक्टेंस निकालना है तुम्हें, मोलर कंडक्टेंस निकालना है तुम लोगों को। ठीक है, तो कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी करके सॉल्व कर लेना। फिर तुम्हें निकालना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। जस्ट अभी हमने लैम्डा एम निकाला, लैम्डा नॉट एम हमें गिवन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, ऑलरेडी गिवन है, तो इसको सॉल्व करके यहां से अल्फा निकाल लोगे। ठीक है, नेक्स्ट, कैलकुलेट लैम्डा नॉट एम ऑफ फॉर BaCl2 एंड Al2SO4 होल थ्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो भाई तुम्हें BaCl2 और Al2SO4 होल थ्राइस के लिए निकालना है मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि Ba2 प्लस की तुम्हें वैल्यू गिवन है, ठीक है, Cl माइनस की तुम्हें वैल्यू गिवन है, Al3 प्लस, और यहाँ पे SO4 2 माइनस के लिए तुम लोग गिवन है। तो BaCl2 कैसे लिखोगे? इसको तोड़ो, 1 इंटू लैम्डा नॉट Ba2 प्लस 2 इंटू लैम्डा नॉट एम Cl माइनस, यहाँ पे Cl माइनस की वैल्यू गिवन है और Ba2 प्लस की वैल्यू गिवन है, बस वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो। उसके बाद Al2SO4 होल थ्राइस, इसके लिए निकालो Al2SO4 होल थ्राइस, तो 2 इंटू लैम्डा नॉट एम फॉर Al3 प्लस, और एक लिखोगे 3 इंटू लैम्डा नॉट SO4 2 माइनस, इनकी वैल्यू गिवन है, सॉल्व कर लेना। बाकी तो अपने पास हो गया पूरा कंप्लीट। क्या सबको क्लियर हो गया आज का टॉपिक? आई होप कि तुम लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जहाँ पे तुम लोगों को कभी डाउट हुआ करते थे, वो डाउट भी तुम्हारे क्लियर हो चुके होंगे।
थ्योरेटिकल चीज़ों में थोड़ा ध्यान देना, जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, मैं तुम्हें बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बाकी रिप्लाई करो, क्लियर हो गया सबको? चलो, इनके क्वेश्चन तुम लोगों को मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहो तो प्रैक्टिस कर लेना यहाँ से, एक तो ये मैंने करा दिया है, ये वाला कर लेना, इसको कर लेना, इसको, ठीक है? अभी मैं नेक्स्ट क्लास में करा ही दूंगा, थोड़ा बहुत जो जितना मुझे लगता है वो मैं करा दूंगा, ठीक है? चलो।